हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीए फाइनल लॉ का प्रोफेशनल एथिक्स का एक मेमोरी टेक्निक देखने वाले हैं। प्रोफेशनल एथिक्स ये टॉपिक लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, लॉ के आंसर्स में प्रोफेशनल एथिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन जरूर सही लिखते हैं, लेकिन क्लॉजेस का नंबर, क्लॉजेस का शेड्यूल कोट करना भूल जाते हैं या फिर गलत कोट करते हैं। उसकी वजह से हमें प्रोफेशनल एथिक्स के सारे आंसर्स में फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल मेमोरी टेक्निक देखने वाले जिससे आपको एग्जाम में सारे क्लॉजेस, शेड्यूल, नंबर्स सब कुछ याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। आप लोगों को एक काम करना है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे लॉ का, तो उसके एग्जाम के दिन आपको ये वीडियो 10-15 मिनट का जितना भी होगा उतना आपको सुन के जाना है। आई एम वेरी श्योर इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 इज, मैं जो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो पार्ट आपको बोलने वाला हूँ, वो आपको एग्जाम में आपके आंसर शीट के पीछे जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको लिखना है, ताकि आपको जब प्रोफेशनल एथिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें बताई मैंने। ये वीडियो आपको देखना है एग्जाम के दिन, एग्जाम के पेपर को जाने के पहले। एंड पॉइंट नंबर 2 वॉज कि जो भी मैं बताऊंगा आपको पेपर में एक आंसर शीट के पीछे लिखना है रफ वर्क करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सब लोगों को पता है कि प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे क्लॉजेस हो जाते हैं, तो हर एक क्लॉज को डिटेल में याद रखने का कोई भी मेमोरी टेक्निक नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस क्लॉज का, पर्टिकुलर क्लॉज का कोई पर्टिकुलर वर्ड, जिस वर्ड से पूरा क्लॉज हमें याद आ जाए, ऐसा एक मेमोरी टेक्निक बना सकते हैं। तो इस मेमोरी टेक्निक में मैंने ऐसा ही कुछ बनाया है कि हर एक क्लॉज में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, सेंटेंसेस, जिससे उस पूरे क्लॉज का इसेंस आपको आ जाएगा, ऐसा एक मेमोरी टेक्निक बनाया है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको उस वर्ड को देखने के बाद पूरा क्लॉज याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपसे एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने पूरा क्लॉज अच्छे से पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन, एक वर्ड देखने के बाद आपको पूरा क्लॉज का नंबर, शेड्यूल, पार्ट और उसका सेंटेंस पूरा याद आ जाएगा। लेकिन उस क्लॉज में बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें डिटेलिंग में दी रहती है, जो हम मेमोरी टेक्निक में कवर नहीं कर सकते। तो वो आपका पढ़ाई का पार्ट हो जाएगा। इस मेमोरी टेक्निक से बस आपको सारे शेड्यूल्स, पार्ट्स, क्लॉज नंबर याद रहने में बहुत ज़्यादा आसानी जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप सब लोगों को पता है, देयर आर 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एंड शेड्यूल 2 में 3 ही पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो शेड्यूल 1, पार्ट 1 में 12 क्लॉज है, पार्ट 2 में 2 क्लॉज है, फिर 3, फिर 2, फिर 10, फिर 4, फिर 1। तो ऐसा आपको याद रखना है 12 2 3 2 10 4 1, 12 2 3 2 10 4 1। ये है नंबर ऑफ क्लॉजेस। तो कोई आपको पूछता है कि कितने क्लॉजेस है टोटल प्रोफेशनल एथिक्स में, तो आपको बोलना है 12 2 3 2 10 4 1। तो बोलेगा क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलोगे मुझे समझ में आ रहा है। 12 2 3 2 10 4 1, 12 2 3 2 10 4 1। आपको ऐसा याद रखना है 12 2 3 2 10 4 1। पार्ट 1, शेड्यूल 1, पार्ट 1 12 क्लॉजेस, पार्ट 2 2 क्लॉजेस, पार्ट 3 3 क्लॉजेस, पार्ट 4 2 क्लॉजेस। ये सब छोड़ दो, 12 2 3 2 10 4 1 इतना याद रखो। बार बार बोलना है आपको, मैं भी बोल रहा हूँ आपके साथ, 12 2 3 2 10 4 1, 12 2 3 2 10 4 1। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी शेड्यूल 1। पहले सबसे पहले शेड्यूल 1 के बारे में हम देखेंगे। शेड्यूल 1 का एक अच्छे से मेमोरी टेक्निक बनाएंगे, हर एक क्लॉज का एक ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड उठाएंगे जिससे आपको पूरा क्लॉज याद आ जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 1 देखते हैं सबसे पहले। तो शेड्यूल 1 में 12 2 3 2 ऐसे टोटल मिला के 19 क्लॉजेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, ऐसा 12 लिख दिया मैंने, 12, फिर 12 2 3 एंड 2 ऐसा मैंने लिख दिया, 12 2 3 2 ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आपको एक स्टोरी बनाते हैं, चलो। ठीक है, आप 3 भाई हो, आप खुद और आपके 2 भाई। यू आर बेसिकली यू आर सीए इन प्रैक्टिस। आपका जो दूसरा भाई है, ही इज अ सीए इन सर्विस, और जो तीसरा भाई है, ही इज सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप हो सीए इन प्रैक्टिस, आपका भाई है, दूसरा भाई है सीए इन सर्विस, आपका तीसरा भाई है सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक स्टोरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक कंपनी के अंदर घुसते हो, एक रूम होता है उसके अंदर घुसते हो। उस रूम में कौन कौन है, तो एक लड़की है जो सीए कर रही है, वो सीए बनी नहीं है, शी इज़ अ नॉन सीए, एक लड़की है। फिर एक प्रीवियस ऑडिटर है, मतलब जो ऑडिटर रह चुका है लेकिन अभी ऑडिटर नहीं है, वो बस बाहर ही जा रहा है। ठीक है, तो एक लड़की है और एक प्रीवियस ऑडिटर और एक न्यूज़पेपर रखा है वहाँ पे एक टेबल पे। ठीक है, ये 3 चीज़ें रूम के अंदर है। तो आप रूम के अंदर जाते हो, आप उस लड़की को योर ओन नेम बताते हो, यू टेल योर ओन नेम। और फिर आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है, दैट यू विल पे एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज टू हर, इन रिटर्न यू विल एक्सेप्ट एनी प्रॉफिट फ्रॉम हर। ठीक है, आपने खुद से आपने उसको उसका नाम बता दिया, खुद का नाम बता दिया, योर ओन नेम। देन आप एग्रीमेंट करते हो कि यू विल पे एनी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज टू हर, इन रिटर्न यू विल एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम हर। हर मतलब क्या, वो सीए नहीं है तो प्रॉफिट फ्रॉम नॉन सीए। फिर आप दोनों हाथ मिला देते हो, मतलब आपका एक पार्टनरशिप बन जाता है। ठीक है,
पार्टनरशिप बन जाता है तो वो जो लड़की वो सीए कर रही है उसके बहुत से कॉन्टैक्ट्स है सीए के फ्रैटर्निटी में, तो आप क्या करते हो उस कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा के सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस, आप प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर करते हो और उन क्लाइंट को सॉलिसिट भी करते हो। तो ये 6 पॉइंट हम वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यू एंटर अ रूम, यू टेल हर योर ओन नेम, देन आप एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि टू पे एनी शेयर कमीशन ब्रोकर्स टू हर, इन रिटर्न यू एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ नॉन सीए, मतलब उस लड़की से प्रॉफिट करने का एक्सेप्ट करने का आप ठान लेते हो। फिर आप हाथ मिलाते हो, आपका पार्टनरशिप बन जाता है। फिर उसके कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा के यू सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस फ्रॉम हर एंड सिक्योर एंड सॉलिसिट द क्लाइंट्स, ठीक है। फिर आप एक काम करते हो, जो न्यूज़पेपर रखा आता है वो न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसमें आपको एक एडवर्टीजमेंट मिलता है। एडवर्टीजमेंट क्या है कि इस कंपनी का ऑडिटर अभी प्रीवियस ऑडिटर बन चुका है, ये जा रहा है, तो ही इज अ प्रीवियस ऑडिटर नाउ, एंड आपको वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी दिखता है कि यार ये तो जा रहा है तो मुझे जॉब मिल सकती है, तो आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो ऑडिटर बनने का, तो यू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट टू बी एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मेरा फी क्या रहेगा, ऑडिटर का एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने, लेकिन फी क्या रहेगा, तो फी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा, जितना प्रॉफिट वो कंपनी बनाएगी उतना आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। ये 10 पॉइंट एक बार वापस रिवाइज करते फिर लास्ट वाले 2 देख लेंगे। यू एंटर द रूम, उस रूम में एक लड़की है, यू टेल हर योर ओन नेम, देन यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू पे एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज टू हर, इन रिटर्न यू एक्सेप्ट एनी प्रॉफिट फ्रॉम हर, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम अ नॉन सीए, आप दोनों हाथ मिला लेते हो, आपका पार्टनरशिप हो जाता है। उसके कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा के यू सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस एंड यू सॉलिसिट द क्लाइंट्स, देन यू ओपन द न्यूज़पेपर, सी एन एडवर्टीजमेंट, इट इज अबाउट द कि वो ऑडिटर निकल जा रहा है, प्रीवियस ऑडिटर जा रहा है, तो प्रीवियस ऑडिटर के बारे में आप पढ़ते हो। फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। फिर आप पूछते हो कि मेरा फीस कैसा देने वाले हो आप लोग, तो बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे आप फी दे देंगे, ठीक है। तो उस लड़की की वजह से आपका इतना सारा फायदा हुआ, तो आप सोचते हो कि मैं उसको बिजनेस पार्टनर बना लेता हूँ, बिजनेस और या फिर ऑक्यूपेशन में उसको पार्टनर बना लेता हूँ। आप एक डॉक्यूमेंट लाते हो और उस पर आप सिग्नेचर करते हो दोनों लोग। तो ये 12 क्लॉजेस हमारे ऐसे याद हो गए इस स्टोरी के जरिए। तो आपका तो स्टोरी हो गया, आप तो सीए प्रैक्टिस थे, आपका एक भाई भी था जो सीए इन सर्विस था, वो थोड़ा पागल था। वो क्या करता था, ही यूज्ड टू पे शेयर इन हिज एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, एमोल्यूमेंट जो मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट से, वो क्या करता था, वो पे कर देता था, उसमें से शेयर करके पे कर देता था। उसके बदले में ही यूज्ड टू एक्सेप्ट फी प्रॉफिट्स गेन्स फ्रॉम अ सीए लॉयर एंड ब्रोकर। आपका जो भाई था वो थोड़ा पागल था, वो क्या करता था, उसके एम्प्लॉयमेंट के एमोल्यूमेंट्स होते हैं ना, वो शेयर करता था, इन रिटर्न ही यूज्ड टू एक्सेप्ट फी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अ सीए लॉयर और ब्रोकर। ये हो गया दूसरे भाई की कहानी, छोटी थी। आपका तीसरा भाई तो एकदम ही निठल्ला है, वो सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट वाला कैटेगरी आ जाता है उसका, ठीक है। तो फेलो मेंबर नहीं है, फिर भी बताता है कि मैं फेलो मेंबर हूँ, या फिर उसको, ये तो एक चीज़ हो गई। फिर इससे जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो ही डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन, और देता भी है तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। उसकी एक स्टोरी ऐसी है कि वो फेलो मेंबर है नहीं, लेकिन उसको फेलो मेंबर बनने की बहुत चुल है, तो बोलते हैं कि आई एम अ फेलो मेंबर। उसको कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो देता नहीं है, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन, और देता भी है तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, और उसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा है, इम्प्रिजन में जाना पड़ा है, लेकिन 6 मंथ से कम, 6 महीने से कम ही उसको जाना पड़ा है, लेकिन वो तो सीए है। तो इसकी वजह से, उसकी वजह से ही हैज़ ब्रॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट एट मेनी टाइम्स। तो तीसरा जो भाई था उसको फेलो मेंबर बनने की चुल थी, लेकिन वो था नहीं, लेकिन फिर बताता कि मैं फेलो मेंबर हूँ, या फिर वो उसके बाद वो कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करता था तो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता था। उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा लेस देन 6 मंथ्स के लिए, एंड इसके उस काम की वजह से इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रीब्यूट आया था, ठीक है। तो ये तो स्टोरी हो गई हमारा शेड्यूल 1। ऐसे इस तरीके से हमारा एक पूरा मेमोरी टेक्निक बन गया। अभी इसमें हमने सारे मेन वर्ड्स लिखे हैं, आपको इन वर्ड्स को एग्जाम में ऐसे कैसे लिख के आना है। आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवर्टीजमेंट के अगर क्वेश्चन आता है तो एडवर्टीजमेंट यू नो शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 7 एडवर्टीजमेंट का है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पूरा शेड्यूल 1 रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू शेड्यूल 2, ठीक है। शेड्यूल 1 के सबसे पहले 12 क्लॉजेस है। 12 क्लॉजेस में सबसे पहले आता है यू एंटर अ रूम, उसमें एक लड़की होती है, प्रीवियस ऑर्डर होता है, एक न्यूज़पेपर होता है। यू टेल हर योर ओन नेम, देन यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू पे एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज टू हर, एंड इन रिटर्न यू एक्सेप्ट एनी प्रॉफिट फ्रॉम हर, एंड वो तो नॉन सी है, मतलब एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ नॉन सी है, ठीक है। आप दोनों हाथ मिला लेते हो, आपका पार्टनरशिप हो जाता है। देन आप क्या करते हो, उसके कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा के यू सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस एंड यू सॉलिसिट द क्लाइंट्स। फिर आप वो न्यूज़पेपर उठाते हो, उसमें एडवर्टीजमेंट पढ़ते हो कि ये प्रीवियस ऑडिटर है वो तो जा रहा है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, एंड यू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ न्यू ऑडिटर, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि मेरा फी कैसा रहेगा, तो वो बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे रहेगा। तो वो लड़की को भूल के कैसे चलेगा, वो लड़की ने तो आपको इतनी हेल्प की, तो आप उसको बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशन में पार्टनर बना लेते हो, और आप दोनों मिला के एक साइन डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हो। फिर आती है बात दूसरे भाई की। दूसरा भाई थोड़ा सा पागल है, वो क्या करता है, वो एक सर्विस में है, और सर्विस में से उसमें जो ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट से जो उसको एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं ना, वो शेयर करता है। बदले में क्या करता है, बदले में ही एक्सेप्ट फीस प्रॉफिट्स गेन्स फ्रॉम अ सीए लॉयर और अ ब्रोकर। वो थोड़ा सा पागल है भाई, तो उसके एमोल्यूमेंट शेयर करता है एम्प्लॉयमेंट के, और बदले में फी प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम अ लॉयर सीए और ब्रोकर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर बात आती है तीसरे भाई की। तीसरा भाई है कि वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, ये तीसरा वाला भाई है। तो उसको बहुत चुल लगी पड़ी है, ही वांट्स टू बी अ
फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है नहीं वो, फिर भी बताते कि आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। फिर उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते वो देता नहीं है, ही डज नॉट सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन, देता भी है तो भी ही गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इसकी वजह से ही हैज़ टू बी गो इन जेल फॉर लेस देन 6 months एंड दिस एक्ट ऑफ इसकी इस काम की वजह से ही हैज़ ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द इंस्टीट्यूट। तो ये हो गई अब 3 भाइयों की कहानी और हमारे इतने सारे 19 क्लॉजेस रिवाइज भी हो गए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कितने क्लॉजेस है? 15 क्लॉजेस है। 10-4-1, 12-2-3-2, 10-4-1, 12-2-3-2, 10-4-1, हमारे 12-2-3-2 हो गया, 12-2-3-2 हमारा हो गया। नाउ 10-4-1 की पार्ट है, 10-4-1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें से 14 क्लॉजेस है। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे 10 नंबर लिख लेंगे एंड उसके नीचे अभी उसकी एक स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, ये वापस आ गई आपकी बात, आपकी वो पहली स्टोरी भूल जाओ जो रूम में गए लड़की से मिले, वो स्टोरी भूल जाओ, ये नई स्टोरी है। ठीक है, और इसमें हम 2 ही भाइयों की कहानी कहेंगे, वो सर्विस वाले भाई को भूल जाओ। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस के बारे में बोलेंगे और दूसरा जो भाई था, तीसरा जो भाई था सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी स्टोरी को ध्यान से सुनो। आपको एक डील मिलती है किसी एक क्लाइंट से कि तू ना, तेरी भाई की कंपनी है ना, एक हमारा एक जो भाई है थर्ड वाला भाई, उसकी एक कंपनी है, तो हमें एक डील मिलती है कि तू उस भाई की ना कंपनी या फिर क्लाइंट्स के बारे में हमें कोई तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है क्या? तो आप बोलते हो कि वैसे तो गलत है लेकिन ठीक है मैं दे देता हूँ। तो आप क्या करते हो, यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट कि आप डिस्क्लोज करोगे उसके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, आपकी भाई की कंपनी की। वैसे तो आपको बुरा लग रहा है कि यार आपका भाई है, लेकिन क्या फिर भी आप चलो बोलते हो ठीक है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, उसके बदले में पैसा मिलेगा, थोड़ा सा अर्निंग्स मिलेगा। तो आप बोलते हो कि ठीक है आई विल डिस्क्लोज द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ऑफ मेरे भाई की कंपनी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या, तो एग्जैक्टली आप एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करोगे आपकी भाई की कंपनी में, यू डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्टली क्या, तो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग आप डिस्क्लोज करोगे। तो जो जिसको आप ये डिस्क्लोज करने वाले हो उसको आप पूछोगे कि मुझे पैसा तो मिलेगा ना, तो बोलेगा कॉन्टिजेंट अर्निंग्स मिलेंगे तुझे, मतलब अगर तू काम करके देगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो योर अर्निंग्स विल बी कॉन्टिजेंट अर्निंग्स। ठीक है, लेकिन ये तो आपकी भाई की कंपनी है, सो यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। आपकी भाई की कंपनी है, सगा भाई है, तो यू हैव सम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो आप बोलते हो चलो ठीक है मैं डिस्क्लोज तो कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं काम करता हूँ मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इतनी भी भाई की वाट नहीं लगानी मुझे। तो आई विल नॉट डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और उस कंपनी में ड्यू डिलिजेंस भी नहीं हुआ है तो ये भी बात मैं छुपा लूँगा। सो वापस एक बार रिवाइज करते हैं 6 पॉइंट्स तक। ठीक है, आपको एक डील मिलता है कि आपके सगे भाई की कंपनी की क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्टली क्या, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड आपको डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन। तो आपका अर्निंग उसमें कॉन्टिनेंट रहेगा, मतलब अगर आप ये काम करके दोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी आपके भाई की कंपनी, तो यू हैव सम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, देयरफॉर व्हाट यू डू दैट इज दैट यू हाइड सम मटेरियल फैक्ट एंड हाइड सम मटेरियल स्टेटमेंट्स, एंड उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस भी नहीं हुआ है तो आप ये भी बात छुपाते हो कि ड्यू डिलिजेंस की बात आपने छुपा ली। ठीक है, आप बोलते हो उस बंदे को जिसके साथ आपका डील हुआ है, भाई इतना सफिशिएंट था, ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने तुझे दे दी। ठीक है, अभी मैं जाऊँ, अभी मैं डिपार्ट करूँ, मैं डिपार्चर ले लूँ अभी, तो बोल दे ठीक है चल जा, डिपार्चर आपने ले लिया। अब बोलोगे अरे पैसा तो दे, तो पैसा भी ले लिया आपने, क्लाइंट से पैसा भी ले लिया इस काम का। ठीक है, तो एक बार ये स्टोरी वापस रिवाइज करते हैं। आपको एक डील मिला है आपके भाई के क्लाइंट्स के, कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आपकी भाई की कंपनी की, लेकिन एग्जैक्टली क्या, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, और आपका ये काम करने का आपका पैसा मिलने वाला है, हाँ पैसा मिलने वाला है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्टिजेंट अर्निंग्स, मतलब अगर आप काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी भाई की कंपनी यार बेचारा, उसमें यू हैव सम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, सो आप एक काम करते हो, यू डोंट गिव अवे या फिर यू डोंट डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अबाउट द कंपनी। उसके भाई की कंपनी का ड्यू डिलिजेंस भी नहीं हुआ है तो आप वो भी बात छुपा लेते हो। ठीक है, आप बोलते हो भाई मैंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुझे दे दी, अभी मैं डिपार्चर ले लेता हूँ, अभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप जाते जाते बोलते हो अरे भाई क्लाइंट से अरे पैसा तो दे मेरा, तो मनी फ्रॉम द क्लाइंट। ये सारे वर्ड्स ना आपके सारे प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उस वर्ड को पढ़ने के बाद आपको पूरा क्लॉज याद आ जाना चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपके भाई के बारे, कंपनी के बारे में आपने इतनी बुरी सारी चीज़ें कर ली, तो अभी आपका भाई का टाइम आता है बदला लेने का। आपका भाई क्या करता है, आपका भाई एक स्टेटमेंट लिखता है, उसमें बता देता है कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की, अभी तक आपने क्या क्या किया, सारी गलतियाँ तुम्हारे बारे में बता देता है क्योंकि तुमने उसके कंपनी की वाट लगाई, अभी उसका टाइम आ चुका है। ठीक है, तो बोलता है कि इसने जो ये प्रैक्टिस वाला था उसने क्या क्या किया पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ उसने क्या क्या किया। ही हैज़ कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उसने इस एक्ट के पूरे प्रोविजंस ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, कॉन्ट्रावेन कर दिए, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसने
हमने अपने अपने भाई की कंपनी की वाट लगाई, तो अभी उसका टाइम आ गया बदला लेने का। ये बताते कि यार पता है इसने क्या किया, इसने हियर्स कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उसने क्या किया, डिस्क्लोज किया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी के बारे में, डिस्क्लोज किया, उसने ये गलती की। और फिर एक स्टेटमेंट लिखना, उसमें सारी फॉल्स चीज़ें बता देता है, मतलब जो आपने किया नहीं ना वो भी बता देता है, झूठी झूठी सारी बातें बता देता है, इंक्लूड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट, उसमें पूरी आपकी वाट लगा देता है एंड आपका पैसा लेके भाग जाता है, क्योंकि आपने उसको इतना बिगाड़ा है तो वो आपका डबल बिगाड़ेगा। तो उसने ये चार चीज़ें आपके लाइफ की बिगाड़ दी, चार चीज़ें बता दी कि उसने एक तो बताया कि यू हैव कॉन्ट्रावेंट, इसने सारे कॉन्ट्रावेंट कर दिए सारे प्रोविजंस। फिर दूसरा, उसने मेरे कंपनी के बारे में सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी। तीसरा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें सारी जितनी भी उसके बुरी फॉल्स चीज़ें पता है सारी फॉल्स चीज़ें बता देगा, आपका ही पैसा लेके भाग जाएगा और ये प्रार्थना करेगा कि आपको उससे भी ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट मिले, दैट इज मोर देन 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट आपको मिल जाए। ही विल विश फॉर दिस। तो ये था हमारा मेमोरी टेक्निक याद रखने के लिए, सारी चीज़ें याद रखने के लिए हमारा एक मेमोरी टेक्निक था। आई एम वेरी श्योर इससे आपको फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ओन नेम आप एग्जाम में लिखोगे, ओन नेम, तो आपको उससे याद आना चाहिए क्लॉज शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1, ओन नेम। ओन नेम से क्या होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी अदर पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। फिर पार्ट 2, pay any share commission brokerage. A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share commission brokerage in the fees of the profits of his professional business. तो आपको शेयर कमीशन ब्रोकरेज इतना पढ़ने का आपको पूरे याद आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तो एक मेमोरी टेक्निक था। अभी आपको बोलोगे कि ये सारा तूने बता तो दिया लेकिन हमें रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, रिकलेक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं आपका। एग्जाम के दिन आपको वापस सुनना है और ये जो चीज़ें हमने ली है ना, लिखी है ना, वो आपको सारी याद रखनी है लिखने के लिए। तो एक बार हमें ट्राई करते हैं लिखना, आपके सामने मैं लिखूंगा। आपको 5 मिनट्स मिलने वाले एग्जाम के स्टार्ट होने के पहले 15 मिनट्स मिलने वाले। 15 मिनट से या तो 5 मिनट्स यूटिलाइज कर लो, 10 मिनट में सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। अगर नहीं जमता है 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, तो टोटल वी हैव 180 मिनट्स टू राइट द फुल पेपर। उसमें से 5 मिनट आप माइनस करके 5 मिनट में ये लिख लो पूरा, जो भी हमने अभी डिसाइड किया था पूरा स्टोरी। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको समझो। आप एग्जाम में बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, आंसर पेपर आ गया आपके पास। आपको प्रोफेशनल एथिक्स अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मार्क का एग्जाम में आने वाला है। यू हैव टू कोड द राइट क्लॉजेस। उसके लिए आपको एग्जाम के आंसर लिखने का टाइम पूरा याद नहीं आने वाला है। यू हैव टू मेक दिस बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। ठीक है। तो आप एक एक्सरसाइज करोगे, ठीक है अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मुझे प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लॉजेस जो भी मैंने स्टोरी बनाई थी और जो भी वर्ड्स मैंने याद रखे थे वो सारे मुझे लिखने। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लूँगा रफ वर्क। आप देख लो, ये सब करने में मेरे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने वाले, 5 to 5.5 मिनट्स ही लगने वाले मुझे करने के लिए। तो हमने क्या किया था, क्या रखा था, 12 2 3 2 10 4 1। आप ऐसे लिख लोगे 12 2 3 2 10 4 1। ठीक है। 12 2 3 2 10 4 1। आप यहाँ पे 12 लिखोगे, 12 के नीचे यहाँ पे 1 2 6 7 8 9 10 11 12। आपने ऐसा लिख लिया 12, फिर लिख दिया 2 में लिख दिया 1 2 12 2। उसके बाद क्या था 12 2 क्या था 12 2 3 12 2 3 में 3 क्लॉजेस आ गए। 12 2 3 2 वापस 2 था यहाँ पे 2 क्लॉज आ गए। यहाँ शेड्यूल 1 हो गया। तो आप स्टोरी से जाओगे। सबसे पहले आपने क्या बताया था, ओन नेम, करेक्ट, ओन नेम। फिर था, आपको याद होना चाहिए एग्जाम के पहले, आपको ये तभी याद होगा जब आप ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा लिखना। पूरा लिख के 5 मिनट के अंदर होता है, ट्रस्ट में 5 मिनट के अंदर पूरे क्लॉजेस आपके लिखे हो जाएंगे। पे एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज एक्सेप्ट प्रॉफिट। आपको इस टाइम पे हैंड राइटिंग की बिल्कुल भी कदर करनी नहीं है। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे रफ वर्क आपको लिखना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है, रफ वर्क है आपका। ठीक है। 4th में आ जाएगा पार्टनरशिप, फिर आ जाएगा सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस, फिर सॉलिसिट्स क्लाइंट्स। फिर याद है अपने हमने न्यूज़पेपर खोला था, एडवर्टीजमेंट दिख गए, हमें एडवर्टीजमेंट दिख गई। फिर किसके बारे में थी, प्रीवियस ऑडिटर के बारे में थी। तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई नया जॉब करने की, तो एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट।
एज न्यू ऑडिटर, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। फिर आपने उस लड़की ने आपकी इतनी हेल्प की तो आप उसको बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशन में पार्टनर बना लोगे। अभी बिजनेस ऑक्यूपेशन ये पढ़ के आपको पूरा याद आ जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या बताया था, क्या था वो क्लॉज एग्जैक्टली, ठीक है। बिजनेस ऑक्यूपेशन लास्ट था सिग्नेचर, आपने उस डील पे साइन कर ली थी, ठीक है। 12 में क्या था, अपना वो जो भाई था वो जॉब करने वाला थोड़ा सा पागल था, वो क्या करता था, पेज शेयर इन एमोल्यूमेंट्स, उसके बदले में क्या लेता था, एक्सेप्ट क्या करता था वो, एक्सेप्ट फीस, प्रॉफिट्स, गेन्स फ्रॉम सीए, लॉयर, ब्रोकर। आपको इस टाइम पे ट्रस्ट मी हैंडराइटिंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आपको पता चल जाना चाहिए क्या है। ये मेमोरी टेक्निक आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है ऐसे अज्यूम करो। 12 to 3 में क्या था, ये आपका तीसरा भाई था, ये फेलो मेंबर बनना चाहता था, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन वाला था, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, डज नॉट सप्लाई इन्फो देता था तो भी फॉल्स इन्फो देता था, इसकी वजह से इसको इम्प्रिजनमेंट में जाना पड़ा था, लेस देन 6 months था लेकिन वो, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट लाता था इंस्टीट्यूट को, टू द इंस्टीट्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट टू इंस्टीट्यूट वाला कोई क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल एथिक्स में, डिस्ट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट उसने लाया तो वेदर इज गिल्टी और नॉट, तो आपको याद आना चाहिए 12 to 3 2 में था शेड्यूल 1 पार्ट 4 क्लॉज नंबर 2, ऐसा आपको याद आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कोड एंड ट्रस्ट मी विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये आपका हो गया 12 to 3 2, ये हो गया, लिख लिया आपने, इतना आपने लिख लिया, अभी इतना आपका बाकी है लिखना, तो चलो लिखते हैं। एग्जाम का टाइम आपका चालू है 12 to 3 2 10 में वापस ऐसा लिखना है 1 2 3 4 12 to 3 2 10 4 तो 12 to 3 2 10 4 1, ये हमने लिख दिया। 1 का तो मुझे ऐसे ही याद है, वो लास्ट में उसने हमें प्रार्थना की थी कि भाई मेरे भाई को भी इम्प्रिजनमेंट हो जाए, लेकिन मुझसे ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 6 months हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 6 months था, यहाँ पे ग्रेटर देन 6 months हो जाए। तो एक बार वापस स्टोरी करते हैं। हमें एक डील मिला था, क्या डील मिला था, टू डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अपने भाई की कंपनी की डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फो, लेकिन वो किससे ज़्यादातर रिलेटेड थी, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए उनको, सर्टिफाई और रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतना ही याद रखा तो भी चलेगा, आपको पूरा याद आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पूरा याद आ जाएगा कि ये क्लॉज क्या था, उसमें क्वेश्चंस क्या थे, आपको बस ये एक एक वर्ड याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड क्या था, कॉन्टिजेंट अर्निंग्स। आप बोलोगे कि अरे मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो बोलेगा कि तू अगर काम करके देगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो अर्निंग्स नहीं होगी तेरे, दोज आर कॉन्टिजेंट, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मेरा तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरे भाई की कंपनी है, तो यू डोंट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, therefore you don't disclose any material facts, you also don't disclose any material misstatements, no due diligence, ये भी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट थी, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैंने तुझे दे दी है भाई, अभी थैंक यू सो मच। अभी मैं जाऊँ डिपार्चर ले लूँ, मटेरियल डिपार्चर, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है चल जा, लेकिन आप बोलोगे पैसे तो दे, मनी फ्रॉम क्लाइंट, मनी ऑफ क्लाइंट से आपको याद आना चाहिए 12 to 3 2 10 4 1, मतलब शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 10 क्लाइंट का मनी। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये शीट देख के पता चलेगा कि हाँ मनी ऑफ द क्लाइंट, तो ये क्लॉज आपको कोट करके आना है, ठीक है। उसके बाद 4 क्या था, एक कॉन्ट्रावेंस, उसको भाई आपका बदला लेता है, वो बोलता है कि मेरे भाई ने तो क्या किया पता है आपको, कॉन्ट्रावेंस किए प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उसने डिस्क्लोज किए है इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर वो सारी और फॉल्स चीज़ें बता देगा, फॉल्स इन्फो
इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देगा उसमें सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देगा एंड सारा आपका पैसा लेके डिफॉल्टेड्स मनी। तो ऐसे हमने ये सब लिख लिया एग्ज़ाम में, रफ वर्क ऊपर लिखे ये सब लिख लिया। इससे हमारा पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और आपको पूरे क्लॉजेस एग्जाम में आसानी से याद आ जाएंगे। और कौन कौन से इसमें आपने देखा होगा 5 मिनट भी नहीं लगे हमें याद करने में। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द स्टोरी। एक बार वापस बताऊं स्टोरी, चाहे तो ये वीडियो आप यहाँ पे बंद कर सकते हो, मैं वीडियो लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए एक बार वापस बताता हूँ, हो सकता है कुछ पहले गलत बता दिया होगा तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस एक बार। क्लॉज 1 12 to 3 to 10 for 1 12 में से सबसे पहला है ओन नेम। आप एक रूम में गए, रूम में एक लड़की है, एक प्रीवियस ऑडिटर है और एक न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर आप बाद में पढ़ने वाले हो, पहले नहीं। आप गए, यू टेल हर योर ओन नेम, यू टेल हर योर ओन नेम, देन यू पे एनी शेयर कमीशन, एग्री टू पे एनी शेयर कमीशन ब्रोकर्स टू हर, इन रिटर्न यू एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम हर। वो तो सीए नहीं है, वो नॉन सीए, यू एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम नॉन सीए। देन क्या होता है, आप हाथ मिला लेते हो, पार्टनरशिप हो जाती है। देन यू सिक्योर उसकी कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा कि यू सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस फ्रॉम हर। देन सॉलिसिट दोज क्लाइंट्स, ओपन द न्यूज़पेपर, यू रीड द एडवर्टीजमेंट कि ये तो ऑडिटर जा रहा है, प्रीवियस ऑडिटर जा रहा है। देन आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट कर लेते हो एज अ न्यू ऑडिटर। देन आप बोलते हो कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो बोलेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे तुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आप बोलते हो यार ये बेचारी लड़की ने मुझे इतनी हेल्प की, तो आई विल मेक हर बिजनेस ऑक्यूपेशन में पार्टनर बना लूँगा। आप दोनों मिलकर उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर लेते हो। फिर आपका दूसरा भाई है, वो थोड़ा पागल है, निठल है, वो क्या करता है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें से जो एम्यूलमेंट्स आते हैं वो शेयर करता है, पे करता है। ही पेज द शेयर इन द एम्यूलमेंट्स एंड इन रिटर्न वो क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट फीस प्रॉफिट्स गेन्स फ्रॉम अ सीए, लॉयर और अ ब्रोकर। ठीक है, आपका तीसरा भाई था वेदर सी इन प्रैक्टिस और नॉट वाला कैटेगरी था, इज अ सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। तो क्या था, वो फेलो मेंबर नहीं था, फिर भी वो बताता था कि मैं फेलो मेंबर हूँ। फिर वो क्या करता था, ही डज नॉट सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देता था तो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता था। फिर उसके वजह से उसको क्या हुआ था, इम्प्रिजनमेंट हुआ था विच वॉज लेस देन 6 months एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट ही बॉट अ डिस्ट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट। फिर ये हो गई फर्स्ट सीनारियो। सेकंड सीनारियो में आपके पास ऐसा सीनारियो कि आपके पास एक ऑफर आता है कि आपके सगे भाई की, जो थर्ड वाला भाई था वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट वाला भाई की, एक कंपनी के उसका सारा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का आपके पास एक ऑफर आ जाता है। तो यू एक्सेप्ट दैट ऑफर, डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप बोलोगे कि ठीक है लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, तो बोलते हैं कि हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन इट विल बी कॉन्टिंजेंट अर्निंग्स। मतलब आप तू मेरा काम करके देगा, तेरा सगा भाई है, तू भाग भी सकता है बाद में, तू मुझे काम करके देगा तो तुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बोलते हो कि मन ही मन में बोलते हो कि यार ये तो मेरा तो इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो मैं काम करता हूँ, आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी मटेरियल फैक्ट, आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी मटेरियल स्टेटमेंट, और इस मेरे भाई ने ड्यू डिलिजेंस भी नहीं किया, तो ये भी मैं छुपा लूँगा। ठीक है, देन यू डू वन थिंग, आप यू टेल हिम दैट आई हैव सप्लाइड यू सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, नाउ मुझे जाने दे, लेट मी डिपार्ट, मटेरियल डिपार्चर। आप जाते रहते बोलोगे भाई पैसा तो दे, क्लाइंट बोलोगे पैसा तो दे। ठीक है, तो आपको भाई को ये सब चीज़ें पता चल जाती है। वो क्या बोलता है कि इसका बदला देना पड़ेगा। वो जाता है, सबको बता देता है कि मेरे भाई ने पता है क्या किया, ही हैज़ कॉन्ट्रोल्ड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उसने डिस्क्लोज किया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सारा डिस्क्लोज कर दिया। फिर वो क्या करता है, वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन बता देता है और आपका पैसा भी चुरा लेता है, मतलब पूरी आपकी वाट लगा लेता है। और ये मनी मन प्रार्थना करता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो 6 महीने से भी ज़्यादा, ग्रेटर दैन 6 months की इम्प्रिजनमेंट आपको हो जाए। तो ये थी स्टोरी। In order to understand whatever we discuss now, it is really a prerequisite from your side that you have done all the clauses, professional ethics के clauses आपने बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप यू रियली लाइक दिस मेमोरी टेक्निक। आपको ये मेमोरी टेक्निक का वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले भी देखना है और एग्जाम में ये सब लिखना भी है जो हमने अभी लिखा है। ठीक है, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।